बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। हमने ये बात शुरू क्लास में की थी कि इनकम किसी भी तरह की हो वो 5 हेड्स में आ जाती है, 5 हेड्स में कैटेगराइज है। ऐसा नहीं हो सकता कोई इनकम आए और वो किसी छठे हेड में चली जाए। और हमने देखा था सेक्शन 11 ने बताया है 5 हेड्स कौन कौन से हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड सो ऑन। अब हम आज उसमें से पहला हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। जब आप 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक मिनट जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आपको एक्सेस नहीं मिला, मैं इसको देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ उसको, आज क्लास के बाद देख लेता हूँ। अच्छा, तो पहला हेड सैलरी का है। सैलरी के हेड को समझने से पहले ये समझ लें कि एक जर्नल से डिस्कशन कर लें जो इसमें लिखी हुई होगी लॉ में ही। देखिए, सैलरी क्या है। सैलरी मिलती है एक मुलाजिम को, और मुलाजिम को सैलरी देता है एक मालिक। मालिक को एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो मुलाजमत करता है उसको एम्प्लॉय कहते हैं। और जब ये आपस में एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बनता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। उसमें जो जो कंडीशंस और बातें और पॉलिसीज होती हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों उसको मानने के पाबंद होते हैं। तो अब इस पूरे डॉक्यूमेंट का खुलासा आपको ये लगेगा बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे हिस्से का खुलासा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले उसको सैलरी कहते हैं। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से किसी भी नाम से कुछ भी मिले, चाहे एम्प्लॉयर कोई भी हो, पुराना हो, नया हो, मौजूदा हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयर, जहां आप जाने वाले हैं, जहां से आप छोड़ कर आए थे, कुछ भी मिले, चाहे आपको मिले या आपके घर वाले रिसीव कर लें या आपके बिहाफ पे कहीं पेमेंट कर दें, यानी डायरेक्टली रिसीव हो या इनडायरेक्टली। गर्ज ये कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मतलब ये है, याद रखिए, कंपनी में आप कोई पोजीशन होल्ड करते हो तो आपको कुछ भी मिलेगा वो सैलरी है। बहुत बड़े हिस्से में इस डॉक्यूमेंट की यही बात लिखी हुई है। देखें, ये आ गया क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। एम्प्लॉय मींस एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एक मुलाजिम जो मुलाजमत में मुब्तला है या उसमें इंगेज है। एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु इंगेजेस एंड रेम्यूनरेट्स। मालिक एम्प्लॉयर कौन होता है? जो मुलाजमीन को रखता है, काम करवाता है और उनको उसके एवज में बदला देता है, पैसे देता है, जिसको हम तनख्वाह कहते हैं, सैलरी कहते हैं, दिहाड़ी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ लें। एम्प्लॉयमेंट से मुराद डायरेक्टरशिप, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, यहाँ से आपको पता चल गया। और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब चीफ एग्जीक्यूटिव और सीएफओ और ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एचओडीज, ये ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्टर ना हो लेकिन ये ऑफिस होल्ड करते हों, तो ये लोग भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के। अच्छा, इसके अलावा कोई और पोजीशन है? अब पोजीशन इन टाइटलिंग, एक पोजीशन जो कि वजह प्रोवाइड करे टू द होल्डर, यानी वो पोजीशन होल्ड करने वाले को ये वजह प्रोवाइड करे कि टू अ फिक्स्ड और एसर्टेनेबल रेम्यूनरेशन, कि उसको कोई तनख्वाह दी जाए जो कि एक मुकर्ररा तनख्वाह है। मसलन आप फाइनेंस मैनेजर है, आप मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन आप मिड लेवल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन टीयर में आप काम करते हैं। ऊपर मैनेजमेंट है, बीच में आप लोग हैं, नीचे लेबर है। तो आप भी एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कंपनी में और आपको एक फिक्स तनख्वाह मिल रही है। या अगर फिक्स नहीं है कि मसलन आपको 1,000 रुपये महीने का मिलेगा या दिन का मिलेगा, लेकिन एसर्टेनेबल तो है। लेट्स से आपकी तनख्वाह को नंबर ऑफ आवर्स पे जोड़ा हुआ है, नंबर ऑफ डेज पे जोड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो होल्डर, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में और भी क्या दाखिल है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। मसलन आप एमपी हैं, आप एमएनए हैं, आप जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं।
यानी वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में है, वो एम्प्लॉई है। तो ये एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, ये मैंने इसलिए ये समझा दी, इसमें मैंने पोजीशन को वाजिया कर दिया। आपसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मुझसे करते हैं कि एक आदमी पाकिस्तान में बैठा है और एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो अब उसको मिलने वाले पैसे क्या होंगे? सैलरी होगी या कंसल्टिंग होगी या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगी, क्या होगी? तो आप एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में टेस्ट करें, क्या वो यहाँ फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर वो पोजीशन ही होल्ड नहीं करता किसी कंपनी में, तो फिर तो वो, और उसकी सैलरी फिक्स नहीं है या एसर्टेनेबल नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट से निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने आपसे, अच्छा ये इसको आसान तरीका ये है, जो इंगेजमेंट एग्रीमेंट या इंगेजमेंट लेटर होता है उसको देखें। उससे आपको पता चल जाएगा ये एम्प्लॉय है या नहीं है, या कि कंसल्टेंट है। सर कंसल्टिंग सॉरी कर टू रहा है। इंटरप्ट। सर सॉरी टू इंटरप्ट। शायद ये चीज उधर ही रह जाएगी जो सर, ये थोड़ा ऊपर करिए। जो सर सब क्लॉज, ये सब क्लॉज ए जो है 22 क्लॉज सेक्शन 2 का, सर इसमें जो लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, सर लिटरल वर्ड है या अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस कंपनी वर्ड है? ये वाला कह रहे हैं इससे ये वाला मुराद। कह रहे हैं जी इससे जी। मुराद। अच्छा, अब मैं ये बोल अच्छा, रहा हूँ, अब आवाज मैं बोल आती रहा है हूँ मेरी? कि आप। जी सर, आ रही है बात अब। कंपनी से मुराद जो कि SECP इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एंड सो ऑन, इंश्योरेंस कंपनीज आती लेकिन हैं, सर, बैंक्स आते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी की एक डेफिनेशन है जो कि प्रोवाइडेड है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। लेकिन जी मोटी सी बात यह है, सारी प्राइवेट कंपनीज, सारी लिमिटेड कंपनी। सर, अगर फॉर एग्जांपल एक शॉप है या कोई एक स्मॉल लेवल पे बिजनेस है, उसका भी तक एम्प्लॉय है, तो वो क्या इसमें फॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी वर्ड लिखा हुआ है? वो यहाँ आ तो जाएगा ना, कंपनी। देखें। देखें, अगर एक शॉप है और वो कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, करियाना स्टोर है बहुत बड़ा, और आपने उस स्टोर को AOP के तौर पे या प्रोप्राइटरशिप के तौर पे चला रहे हैं, तो मैं आपका अकाउंटेंट हूँ। तो आपके इदारे में मेरी एक पोजीशन है अकाउंटेंट की, और आप मुझे महीने के 40,000 रुपये देते हैं, तो क्लॉज बी की वजह से मेरा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप साबित हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे आ जाइए। अब देखें ये सेक्शन, ये तो एक स्टार्टिंग की तमहीद थी, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था। इतना जो अभी बताया है, इससे बिल्कुल एक क्लैरिटी आ गई होगी सब्जेक्ट मैटर की। अब सेक्शन नंबर 12 सैलरी है। पहली बात ये लिखी है, सैलरी है, सैलरी जो टैक्स होगी वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी। रिसीट बेसिस का मतलब ये है कि आपको जब सैलरी रिसीव हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक और सेक्शन आप लोगों को कनेक्ट करा दूं, बल्कि ऐसे ही बता देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। सेक्शन नंबर 102 है आई थिंक, देख लेते हैं। 93 तो नहीं है। ओके, अभी देख लेते हैं, एक मिनट। रिसीट, कंट्रोल F किया मैंने, RECEIT, रिसीट। ये आ गया, देखें। अब ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मुझे रिसीट बेसिस समझाना है। मुझे, मेरे दिमाग में है कि कोई सेक्शन है रिसीट, उस पे, उसमें एक वर्ड स्टार्टिंग है, मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने सर्च किया तो देखें, मैंने नेविगेट करने में मैं कामयाब हो गया। सेक्शन नंबर 69। आप लोगों को नजर आ रहा है, ऑर्डिनेंस नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। ठीक है, अभी ये सर्च कर रहा है आगे डॉक्यूमेंट में, देखें। आप लोग पूछ सकते थे कोई ये रिसीट का मतलब क्या है। देखें, रिसीट का मतलब सेक्शन नंबर 69 में लिखा हुआ है, रिसीट ऑफ इनकम, यानी देखें, इनकम
सैलरी या बिजनेस या प्रॉपर्टी इनकम हम देखेंगे हर हेड को, या वो एक्रूवल बेसिस पे टैक्स होगी या रिसीट बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस का मतलब है आपको वो इनकम मिली या नहीं मिली टैक्स आपने कराना है। रिसीट बेसिस का मतलब है जब मिलेगी तो टैक्स कराना है। अब रिसीट का मतलब क्या है, कि आपकी जेब में आए, आपके बैंक में आए, क्या हो, इसको हम देखते हैं। फॉर द पर अब देखें कैसे सेक्शन सेक्शन से कनेक्ट होते हैं। For the purpose of this ordinance, a person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisite if it is, यानी हम समझेंगे कि रिसीट हो गई है, कब होगी, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। आप एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपके बैंक में ट्रांसफर होती है, जब आपके बैंक में ट्रांसफर हो गई, आपको कैश मिल गया, आपको रिसीट हो गई। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैंने इंस्टॉलमेंट पर एक बाइक निकलवाई हुई है एक मीज़ान बैंक से, तो आप ऐसा करें मेरी सैलरी से 6,000 रुपये मीज़ान बैंक को हर महीने दे दिया करें। तो मेरी इंस्ट्रक्शन पे कंपनी ने दे दिए तो ये भी रिसीट कहलाएगी। अच्छा, एफबीआर आपको नोटिस कर देता है कि ये एम्प्लॉय डिफॉल्टर है, आप इसके एम्प्लॉयर हैं, तो मुझे 6,000 रुपये इसकी पेनल्टी बनती है, आप मुझे देंगे, तो आपने दे दी। अब ये कानून के कहने पर दी है, उस आदमी के कहने पर नहीं दी, लेकिन ये भी रिसीट कहलाएगी। मेड अवेलेबल टू द पर्सन, आप चेक से सैलरी देते हैं, आपने 30 तारीख को चेक बनाकर पे स्लिप भेज दी और बता दिया कि भाई आपका चेक मौजूद है, आप ले लें। तो अब वो चाहे 1 महीने तक नहीं ले, जिस तारीख को चेक बन गया आपने इंटीमेट कर दिया उसको, तो मेड अवेलेबल हो गई, तो ये भी रिसीट कहलाएगी। अब दोबारा आ जाइए उसी सेक्शन पे। तो सैलरी टैक्स होगी रिसीट बेसिस पे। मिसाल के तौर पर इसमें थोड़ी तफसील है लेकिन हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ पर यही समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में ये आएगा, इसका मतलब है जून की सैलरी जो जुलाई में मिलती है, हम तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको टैक्स कराते हैं, लेकिन जुनेद भाई तो कह रहे हैं अगर कोई नया एम्प्लॉई है, इसका मतलब है पहले साल में तो उसकी 11 महीने की सैलरी टैक्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सेक्शन में यही लिखा है 11 महीने की सैलरी टैक्स होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जून की सैलरी जून के अंदर ही बना दी जाती है या 1-2 जुलाई को बना दी जाती है। तो उसमें होता ये है कि एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट दे देता है और उस जून की सैलरी को रिपोर्ट भी कर देता है, टैक्स भी काट देता है। तो हम ये कहेंगे 11 महीने की रिसीट बेसिस पे हम ले लेते हैं और 1 महीने की एक्रूवल बेसिस पे ले लेते हैं। तो आपस में चीजें मैच कर देती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, तो एफबीआर भी इसको माइंड नहीं करता। तो प्रैक्टिकल में इस तरह हो रहा होता है। लेकिन लेट्स से आपको अगर किसी वजह से 6 महीने की सैलरी मिली है तो आप उसी को टैक्स कराएंगे, 6 महीने की नहीं मिली तो आप उसको टैक्स नहीं कराएंगे। अब आपका ये सवाल होगा कि अगर अगले महीने में, अगर अगले साल के अंदर ये हुआ, कोविड आ गया था और 6 महीने की सैलरी मिली और अगले साल में 12 महीने जमा बाकी 6 महीने की 18 महीने की मिल गई, तो वहां स्लैब ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बारे में एक आगे तफसील आएगी, हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ के लिए इतनी डिस्कशन काफी है। any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt, जाहिर है जिस जो exempt है वो exempt है, shall be chargeable to tax under the head salary। अब सैलरी आपको पता चल गया, हमने यहाँ बात कर ली एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में आपको कुछ मिला है, उसको रिसीट बेसिस पे आपको टैक्स कराना होगा। और जो एग्जेम्प्ट सैलरी है जो ऑर्डिनेंस में अभी आएगी नीचे, उसको आपको टैक्स नहीं कराना। अच्छा, सब सेक्शन 2 सैलरी का मतलब क्या है। मतलब ये है कुछ जो अमाउंट आपको मिले, एम्प्लॉय को मिले, किससे मिले, एम्प्लॉयमेंट से मिले। अब दो तरह के अमाउंट हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। मिसाल के तौर पर मैं आपका मुलाजिम हूँ, आप मुझे हर महीने मेरे बैंक में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, और ये रेवेन्यू नेचर हो गई। आप मुझे अलाउंस दे देते हैं, फ्यूल अलाउंस दे देते हैं, हाउस अलाउंस रुपए की शक्ल में, पैसे की शक्ल में दे देते हैं। लेकिन कैपिटल नेचर क्या है, आपने मुझे फर्नीचर दिया हुआ है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, तो ये दोनों चीजें सैलरी के अंदर आ जाएंगी। ये याद रखें, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होगा तो सैलरी में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, अब ये एज है ना, आप पढ़ लीजिएगा। इसका सारा खुलासा ये है, रेवेन्यू नेचर मतलब सैलरी, पे, लीव इनकैशमेंट, फला फला, मुख्तलिफ नामों से, ग्रेजुएटी, मुख्तलिफ नामों से वेज आपको मिलती है, सारी सैलरी है। अच्छा, मैंने ये सिर्फ कमीशन के आगे लिख दिया, आपके जहन में सवाल होगा कि भाई कमीशन तो सेक्शन 233 का टॉपिक है, यहाँ क्यों है। ये वो कमीशन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। मैंने शुरू में कहा था किसी भी नाम से आप एम्प्लॉय को कुछ भी देंगे वो सैलरी है। मसलन इंश्योरेंस कंपनी या बैंक सेल करने पे अपने एम्प्लॉय को जो कमीशन देंगे ना, उसका नाम तो कमीशन होगा लेकिन वो फॉल सैलरी में करेगी, उसका टैक्स सैलरी वाला ही कटेगा। उसके बाद क्लॉज बी क्या है, एनी परकुसेट्स, ये भी आप देख लीजिएगा।
मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए परकुसिट्स। परकुसिट्स क्या होता है? अलाउंस नहीं होता। जैसे तो ना हाउस रेंट अलाउंस में आपको 10,000 रुपये दूंगा, सैलरी में मिलता है। परकुसिट ये नहीं होता। परकुसिट ये होता है आपको मैंने गाड़ी दे दी है, बेसिकली कैपिटल नेचर होती है। आपको मैंने एक माली दे दिया, खादिम दे दिया, घर के यूटिलिटी बिल दे दिए, मिसाल के तौर पर। इस बहुत सारे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, मतलब ये कि चाहे ये पैसों की सूरत में कन्वर्ट हो सके या नहीं हो सके, तो ये परकुसिट है। ठीक है, आप मिसाल मिसाल, ठीक है, बस ये समझ आ जाएगा। आप एग्जांपल्स देखेंगे, इनफ है, यहाँ बहुत डिटेल में लिख दिया है मैंने। मसलन आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया, तो ये भी तो परकुसिट है आपका। आप बाहर से लोन लेते, आपको मार्कअप देना पड़ता, वगैरह वगैरह। फिर ये कि आपको अगर कोई अलाउंस मिल गया, आपने सैलरी स्लिप अपनी देखेंगे, उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होता है, आ, इसके अलावा फ्यूल अलाउंस मिल रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो अलाउंस भी पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है। अच्छा, ये अलाउंस भी टैक्सेबल है। और ये वाला जो आपने बी पढ़ा, ये भी एनी परक्विसिट, ये भी टैक्सेबल है। लेकिन गाड़ी है, गाड़ी को आप टैक्स कैसे करेंगे, उसकी वैल्यूएशन का एक तरीका है जो हम आगे देखेंगे। और ये सारी पे वे, ये सब कुछ टैक्सेबल है। सिर्फ मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, वो हम देखेंगे कैसे एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा, अलाउंस की हम बहस कर लेते हैं, अलाउंस क्या है। अलाउंस की बहस से पहले एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर कासिम अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। जर्मनी में कासिम को कंपनी ने भेजा कि भाई आप एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, और उसको ट्रैवल अलाउंस दिया। यानी ये सैलरी में नहीं दिया, ये ट्रैवल अलाउंस मतलब उसको वन टाइम दिया है कि ये 6 लाख रुपए लो, जाओ जाओ खर्चा वर्चा करो, घूम फिर के आओ, और ये काम करके आओ, तुम कॉन्फ्रेंस में हमें रिप्रेजेंट करके आओ या वहां से नॉलेज लेकर आओ। अब कासिम ने क्या किया, 6 लाख में से 4 लाख रुपए का खर्चा कर लिया, और वो वहां रहा, खाया पिया, मजे उड़ाए। अब आपने डिस्कस करना है कि भाई इसका क्या होगा। अभी ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको ऊपर, अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट देखने क्या है कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो 2 लाख रुपए बच गया ना उसके हाथ में, ये टैक्स हो जाएगा उसकी सैलरी में। मतलब ये नहीं है कि 2 लाख उसने एम्प्लॉयर को वापस देने हैं। एम्प्लॉयर ने तो सैलरी के अंदर कितना चार्ज करना है, 2 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वो चार्ज करेगा अपने कॉन्फ्रेंस के एक्सपेंसेस में। लेकिन कासिम ने 6 लाख रुपए लिए, 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसकी रसीदें कंपनी को दे दी। अब 2 लाख रुपए जो बचा है, ये माफ नहीं है। पहले होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2, जो अभी हम ऊपर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो होगा, ये टैक्सेबल होगा कासिम के हाथ में। तो ये मैंने आपके जहन में एक बात फौरन बन गई होगी। इसका मतलब है कंपनी जो भी पैसे दे, आपने जो एक्चुअल खर्च किए कंपनी के लिए, वो ठीक है, वो तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो गए। और बाकी तो जाहिर है जो बच गए, वो एम्प्लॉय को फायदा हो गया, इस फायदे पे टैक्स देना है। ये आप पढ़ लेते हैं। The amount of any allowance provided by an employer to an employee including cost of living, मतलब कुछ भी दिया है, किसी भी नाम से दिया है उसको, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस। अब ये जो अलाउंस है ना, इसका मतलब है ये सारे अलाउंस टैक्सेबल है। और सॉरी, टैक्सेबल की बात नहीं हो रही, ये सारे अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी है। अभी तो हम सैलरी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इस बहस में तो हम नहीं गए, तो मैं वैसे आपको बताता जा रहा हूँ टैक्सेबल है या नहीं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अभी देखें हम पढ़ क्या रहे हैं जरा। हम कह रहे हैं सैलरी क्या, मतलब सैलरी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हम ये पढ़ रहे हैं। सैलरी ऐसे टैक्स होती है, और ये इस पे कंसिस्ट होती है। तो जब कंसिस्ट होती है तो ठीक है, जो भी सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल है। तो हमने कहा पे मिले, वेज मिले, टैक्सेबल है। परकुसिट मिले, वैल्यूएशन करके, टैक्सेबल है। एक चीज क्लियर कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, हमने ये कहा कि सैलरी है जो कि एम्प्लॉय को मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में मिल रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है, और आपकी कंपनी में पोजीशन है, और आपकी एक फिक्स एसर्टेनेबल अमाउंट है। फिर मैंने कहा सैलरी, सैलरी यहाँ बता दी कि भाई सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाएगी, बाकी एग्जेम्प्ट होगी जो ऑर्डिनेंस में है। फिर उसके बाद हमने कहा सैलरी क्या है। अब जो भी सैलरी है वो टैक्सेबल है, एक्सेप्ट ये कि वो बता दे। हमने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में पढ़ा था, मैं कनेक्ट करा दूं आपको, कि रेवेन्यू रिसीट हमेशा टैक्सेबल होती है। तो अगर एक्सेप्ट ये कि लॉ में प्रोवाइडेड हो के टैक्सेबल नहीं होगी, तो उसी फार्मूले पे ये टैक्सेबल होगी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ठीक है। तो हमने कहा भाई पे, वेज वगैरह, एनी परक्यूसिट्स की हमारी बात हो गई। अलाउंस पे हम मौजूद थे। अलाउंस पे
अब जितने भी तरह के आपको अलाउंस मिलेंगे वो पार्ट ऑफ सैलरी है और टैक्स हो जाएंगे। लेकिन एक अलाउंस ऐसा है जो नहीं होगा, मसलन बट शेल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड। सोली कहते हैं कि यही वाहिद वजह थी उसको खर्च करने की, क्या? इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट मैनेजर थे और आप कहीं काम करने के लिए गए, वहां पर आपको बहुत सारी स्टेशनरी लेनी पड़ गई, लेट्स से 2,000 रुपए की, आजकल चीजें महंगी हैं, तो अब 2,000 रुपए की आपको स्टेशनरी मिल गई। वो या उन्होंने आपको 2,000 रुपये दे दिए थे एम्प्लॉयर ने कि जी ये 2,000 रुपये हैं और जो स्टेशनरी का खर्चा वो कर लेना। आपने सारे के सारे 2,000 रुपये खर्च कर लिए। तो अब ये किस लिए थे? ये आप एम्प्लॉय थे और आप एक ऑडिट फर्म में मैनेजर हैं और आप एम्प्लॉय हैं, इंटर्नशिप पे नहीं है, एम्प्लॉय की बात हो रही है। एम्प्लॉय हैं आप, हालांकि इंटर्नशिप भी एम्प्लॉय होता है, लेकिन हम एक ऑडिट मैनेजर, इंटर्नशिप इंटर्नी के पास तो कहाँ पैसे होते हैं। तो एक ऑडिट मैनेजर ने उसने 2-3 हज़ार खर्च कर दिए। अब ये जो पैसे खर्च हुए हैं, ये जो उसको अलाउंस मिला था, स्टेशनरी अलाउंस, उसने परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में किया है। तो ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, एंड इट इज वेरी क्वाइट लॉजिकल, ये तो एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट है। आप ये सोचें ये खर्चा किसका है? खर्चा कंपनी का है, और पूरे पैसे यूटिलाइज हो गए। अच्छा, इसको अब उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट अलाउंस सोली एक्सपेंडेड, मतलब अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। अब उन्होंने एक और बात कर दी। लोगों ने क्या किया कि भाई अलाउंस, सैलरी के अंदर अलाउंस देना शुरू कर दिया। अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज सैलरी। मिसाल के तौर पर आपकी एक गाड़ी है और आपको एक अलाउंस दिया जाता है, फ्यूल अलाउंस, और आप उसको एग्जाम्प्ट करा देते हैं। आपसे पूछते हैं भाई क्यों एग्जाम्प्ट करा रहे हैं? आप बोलते हैं ये हमारा बंदा है, हमारे टैक्स मैनेजर हैं, कभी एफबीआर जाते हैं, कभी टैक्स ऑफिस, कभी एसआरबी ऑफिस, कभी वकील साहब के पास। तो ये जो फ्यूल है, ये हमने एक बांधा, हमें पता है ऑन एवरेज ये 100 लीटर खर्च कर देते हैं, तो हम इन्हें 100 लीटर दे देते हैं ताकि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज हो जाएं। तो कानून ने कहा नहीं भाई, इस तरह नहीं चलेगा। जब आपने एक अलाउंस फिक्स कर दिया, बस अब ये टैक्सेबल है। अब ये भले वो इस फ्यूल से कंपनी का काम कर रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सैलरी है, क्योंकि यहां पर लिख दिया गया। नंबर वन। नंबर टू, एक बात ये है, दूसरी बात ये, अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरी और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। यानी आपको पैसे मिले और वो पैसे मुकम्मल तौर पर और खास तौर पर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आपने खर्च नहीं किए, तो वो भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगी। अच्छा, ये हमारी बात मुकम्मल हो गई। कोई आप लोगों में से कह सकता है सर वो हम तो कंपनी के बिहाफ पे जाते हैं और वो तो इतना पेट्रोल लगता है, तो क्या पेट्रोल मेरे को टैक्स होगा? नहीं, आपको टैक्स नहीं होगा। यहाँ फिक्स की बात की जा रही है। आप क्या करें, आप लोग अपना पेरोल ऐसे मैनेज कराएं, कंपनी, आप हेड हैं, आप इस तरह एचआर को समझाएं कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, सैलरी में हमारे फ्यूल ना डालो, हम अपनी जेब से फ्यूल डालेंगे। जितना खर्च होगा पूरे इस महीने में, हम आपको हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, हर महीने बाद जमा करा दिया करेंगे, आप हमें पैसे दे देना। और ये वो फ्यूल है जो हम कंपनी के बिहाफ पे इधर उधर जाएंगे। अब ये फिक्स भी नहीं हुआ, कभी वो फ्यूल 10,000 होगा, कभी 12,000 होगा, कभी 8,000 होगा। तो ये सैलरी की डेफिनेशन से निकल जाएगा। क्योंकि ये सवाल आना था, इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज डी। क्लॉज डी में कह रहे हैं कि एनी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। बात यह है कि या ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय ने कोई खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल, आप एम्प्लॉय हैं, आपको एम्प्लॉयर बहुत पसंद करते हैं, आपने कोई घड़ी खरीद ली, कोई कैलकुलेटर, कोई मोबाइल खरीद लिया आपने, जो आपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीदा था। तो आपके एम्प्लॉयर ने कहा भाई ये मैं दे देता हूँ, छोड़ो, तुम कितने का आया है? 10,000 का। अच्छा, ये लो 10,000 मेरी तरफ से ले लो। तो ये जो पैसे उसने दिए हैं आपके जाती खर्चे के लिए, ये पार्ट ऑफ सैलरी है, क्योंकि इसका एम्प्लॉयर के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये बोल सकते हैं सर ताल्लुक है ना, एम्प्लॉय है, ख्याल रख रहा है। हाँ ठीक है, एम्प्लॉय ये ख्याल रख रहा है। ऐसे तो जो सैलरी मिल रही है वो भी तो एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए वो ख्याल रख रहा है, तो जैसे सैलरी को टैक्स करा रहे हैं, इसको भी टैक्स कराएं। क्लॉज ई। अच्छा,
क्लॉज ई के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई सैलरी के अलावा कोई भी एडिशनल अमाउंट मिले वो भी सैलरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप यार मुझे मेरे पास आ जाओ, ज्वाइनिंग अमाउंट मिसाल के तौर पर इमरान कहते हैं जुनेद भाई आप मेरे पास मैनेजर बन जाएं, मैं आपको एक एडहॉक बेसिस पे 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, बस आप मेरे पास आ जाओ, मैंने 20 लाख रुपए ली, ये मेरी पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट, कोई आपको कंडीशंस की, कोई वर्किंग कंडीशंस की वजह से कोई आपको अलाउंस मिल गया। मिसाल के तौर पर आपको कोई पेट्रोलियम फील्ड में आपको भेज दिया, सुई भेज दिया, छांगा मांगा भेज दिया आपको, उसकी वजह से आपको कोई खास इंक्रीमेंटल इन एडिशन टू सैलरी कोई अमाउंट मिल रहा है। अच्छा, ये जो इन ल्यू है ना, ये इन ल्यू का मतलब होता है इन एडिशन, तो इससे परेशान मत होइएगा, इन एडिशन, तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है। अच्छा, फिर ये कि ऑन टर्मिनेशन, अब आप रिटायर हो गए, रिटायर नहीं बल्कि टर्मिनेट हो रहे हैं आप, यानी आपने एम्प्लॉयर से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर ली। उसमें आपको पता है आपको गोल्डन हैंडशेक मिलता है, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी मिलता है। मिसाल की कंपनसेशन ऑफ रिडंडेंसी मतलब आपने मुझे ज्वाइन किया था, मैंने कहा यार मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा और 5 साल तक दूंगा, आप आ जाओ मेरे पास, मैं आ गया। अब कंपनी बंद हो गई, यार हो ये तो गलत हो गया, अब ऐसा करो तुम्हें एडहॉक बेसिस पे मुझसे 3 लाख रुपए ले लो, बस बात खत्म करो। ये कंपनसेशन ऑफ रिडंडेंसी है, क्योंकि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ पैसे दे रहे हैं। या गोल्डन हैंडशेक ये होता है, कंपनी कहती है यार बस मुझसे 40 लाख रुपए लो, बस रिटायरमेंट से पहले ही छुट्टी करो। ये सब सैलरी का पार्ट बनेंगे और टैक्सेबल होंगे। अच्छा, टैक्सेबल है लेकिन कुछ आइटम की टैक्सेबिलिटी थोड़ी तब्दील भी है। मतलब रेट्स क्या लगेंगे, अभी हम रेट्स की बात नहीं कर रहे। कोई ये पूछे भाई रेट क्या लगेगा, रेट तो हम आगे बात करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये सैलरी है या नहीं है, सैलरी है तो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगेगा। रेट क्या है हम देख लेंगे। फिर ये कि अच्छा, प्रोविडेंट फंड आपको मिला है। देखिए, प्रोविडेंट फंड के अंदर 3 हिस्से होते हैं। प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि आपको, आप मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी से 100 रुपए कटे, 100 रुपए एम्प्लॉयर मिलाता है, उन 200 रुपयों को इन्वेस्ट करता है, वहां से कुछ मार्कअप आता है या प्रॉफिट आता है, वो आपके पूल में आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। जब आप रिटायर करते हैं तो आपकी सैलरी से डिडक्शन हुई वो भी आपको मिलता है, एम्प्लॉयर का भी हिस्सा मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है। तो आपका जो पोर्शन था आपने कंट्रीब्यूट किया था वो तो ऑलरेडी टैक्स हो गया था ना सैलरी में, सैलरी से तो काट के दिया है, तो वो तो जाहिर है पार्ट ऑफ सैलरी नहीं बनेगा। इसीलिए हम उसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जितनी डिडक्शन होती रहती है वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स में पार्क करते रहते हैं एम्प्लॉय पोर्शन को। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट एलोकेटेड ये आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है जो टैक्स होती है। अच्छा, इस पे एग्जाम्पशन है, आगे हमारा एग्जाम्पशन का पोर्शन है, ये कब एग्जाम्प्ट है कब टैक्सेबल है इसकी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा, कोविनेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, पाबंदी, कि भाई तुम जॉब छोड़ने के 6 महीने बाद तक कहीं जॉब नहीं करोगे, या तुम मतलब मेरे पास जॉब का मेरा स्कूल है, तुम मेरे स्कूल में पढ़ाओगे, किसी और स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, कोई भी आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो। आप बोलोगे भाई मेरा गुजारा कैसा होगा, आपकी जॉब से थोड़ी गुजारा होता है। वो बोलेगा अच्छा कितने पैसे शॉर्ट है, अच्छा ये लो मैं तुम्हें 50,000 रुपये और दे रहा हूँ, तुम बस मेरी इस रिस्ट्रिक्शन को मानोगे। अच्छा, पेंशन एन्युटी ये सब सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी है। इसके अलावा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, अच्छा ये क्या होती है, ये होता है, ऐसा होता है आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर ये होता है ईबीएम वगैरह, अगर आप ईबीएम बिस्किट वाले हैं, इंग्लिश बिस्किट वाले हैं, या और जो बड़े ग्रुप होंगे मल्टीनेशनल, उसके अंदर ये होता ही है। आप एम्प्लॉई है, कंपनी कहती है भाई तुम एम्प्लॉई हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ कि भाई तुम मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, अगर मार्केट में 100 रुपए का शेयर है तुम 50 का खरीद लो। जाहिर है उस पर डिविडेंड आएगा, अच्छा अच्छा है, तुम्हें फायदा हो, तुम भी मालिक बन जाओ कंपनी के, तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारी कंपनी है। लेकिन ये है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं जो तुम्हें कागज का टुकड़ा दूंगी लिख के कि तुम ये सस्ते में शेयर खरीद सकते हो, उसको ऑप्शन कहते हैं, या राइट टू परचेज, तुम उस कागज के टुकड़े को भी बेच सकते हो। अब आपको कागज का वो टुकड़ा मिल गया, यानी ऑप्शन मिल गया, आपने क्या किया उस ऑप्शन को बेच दिया। अब वो तो आपको कागज का टुकड़ा फ्री मिला मिसाल के तौर पे, या उसकी बहुत नॉमिनल वैल्यू थी, या कुछ जीरो पे मिला, तो आपने मुझे बेच दिया लेट्स से 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए आपकी सैलरी में टैक्स हो जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया, लेट्स से आपने 10 शेयर खरीद लिए 100 रुपए वाले 50 रुपए में, इसका मतलब है आपने 10 × 50 ये बचा लिए पैसे।
तो फेयर मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन पेड है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका बेनिफिट हुआ ना। आपने मार्केट में एक बंदे को 100 की चीज मिल रही है, आपको 50 की मिल रही है, तो ये भी आपकी सैलरी में टैक्स होगा। अब जब शेयर आ जाता है फिर वो बिकता है तो वो कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन सैलरी के अंदर एम्प्लॉय के हाथ में ये दो स्टेप्स पे टैक्सेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप एम्प्लॉय हैं, आपकी बड़ी जबरदस्त एक्सपर्टीज है, आप एम्प्लॉयर के पास गए, एम्प्लॉयर ने कहा हाँ भाई कितने पैसे, भाई मैं 3 लाख रुपए लूंगा। अच्छा ठीक है, अकाउंटेंट जरा डिटेल बना के दो। उसने कहा सर 3 लाख सैलरी है, इनका टैक्स कटेगा 50,000 रुपये, 2.5 लाख मिलेंगे। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे तो 3 लाख रुपए मेरे बैंक में चाहिए, मैं काम नहीं करूंगा अगर 2.5 लाख दोगे। तो ओहो, एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा अच्छा भाई ऐसा करो, तुम्हारा जो टैक्स बनेगा वो भी मैं बेयर करूंगा। अकाउंटेंट साहब जरा इसको ग्रॉसअप कर लें। वो फिर उसकी सैलरी बनाएगा 3,70,000, और उसके ऊपर जो टैक्स कट कटा के आएगा, उसके बाद 3 लाख उसके बैंक में चले जाएंगे। अब ये जो विदहोल्डिंग टैक्स एम्प्लॉयर ने बोर्न कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, ये भी पार्ट ऑफ सैलरी है। अच्छा, आप देखें, बिजनेस इनकम होती है, आपको खर्चा ला होता है, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, परचेज का खर्चा। सैलरी के केस में आप बोल सकते हैं मैं भाई जाता हूँ, लंच भी करता हूँ, और जो है ना जूते भी खरीदता हूँ और गाड़ी में पेट्रोल भी डालता हूँ, तो भाई सैलरी के अगेंस्ट में मुझे माइनस करो उन खर्चों को, बैलेंस पे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। देयर कैन नॉट बी लॉस अंडर हेड ऑफ सैलरी। एक तो इसमें लॉस नहीं हो सकता। आप बोलो मैंने तो इस दफा जो है ना नाइकी की टोपी खरीदी थी और जूते खरीदे थे, और जो आरमानी है उसकी वॉच खरीदी थी, 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख का तो खर्चा कर दिया। अब 22 मंथ में तो टैक्स ही नहीं होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, और एनुअल बेसिस पे भी नहीं हो सकता। ग्रॉस बेसिस पे आपको टैक्सेशन होगी सैलरी पे, और कोई खर्चा वर्चा आपको नहीं मिलेगा। ये अगर आप थोड़ा कनेक्ट करें, जब हम टैक्स रिजीम्स पढ़ रहे थे, सॉरी, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में मैंने एक आपको सैलरी की एग्जांपल दी थी, वहां मैंने देखें क्या किया था, डिडक्टेबल अलाउंसेस मैंने 0 लिए थे, और वहां रेफरेंस दिया था इसका 12/4 का, याद आया। मैंने कहा था कि यहाँ पे लिखा है कि सैलरी के अगेंस्ट खर्चा नहीं मिलता। अब आ जाइए आगे। अच्छा, फॉर द पर्पस, अच्छा, अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट और परक्विजिट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव्ड का क्या मतलब है? एक, ये रिसीव्ड का मतलब वो है, अच्छा आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, कि ये जो हमने पढ़ा था ना, ये इनकम, ये सैलरी से मुतालिक नहीं है। ये जो सेक्शन 69 है ये पूरे ऑर्डिनेंस से मुतालिक है। ठीक है, ये देखें, फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, तो ये मैंने आपको कनेक्ट करा दिया। ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर काम आ सकता है, आप इसको नोट कर लें। रिसीट का मतलब है मुझे मिले, या मेरे बिहाफ पे कहीं कंपनी पे कर दे, तो मैंने एम्प्लॉय के तनाजुर में आपको बताया, वरना हर पूरे ऑर्डिनेंस पे तमाम हेड्स पे एप्लीकेबल है। जहां तक इसकी बात है, अब ये जो रिसीव्ड का मतलब क्या है, कि रिसीव्ड का मतलब यहाँ सैलरी के परस्पेक्टिव में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी मुझे मेरी कंपनी दे दे, या मेरी कंपनी ने कोई के आउटसोर्स किया हुआ है पेरोल प्रोसेस, वो कंपनी वाले मुझे दे दें। अच्छा, तो वो जाहिर है रिसीव ट्रीट की जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि सैलरी कोई भी दे, पुराना एम्प्लॉयर दे, आने वाला एम्प्लॉयर दे, वो सैलरी कहलाएगा। पास्ट आप जॉब छोड़ के आ जाते हैं, बाज़-औक़ात फिर भी कुछ ना कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं कि जी आपका प्रॉफिट्स बना है, या हमने सबको बोनस दिया है, आप उस वक्त मौजूद थे हमारी कट ऑफ डेट में। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपका आगे आने वाला, जिससे आप, लेट्स से साइनिंग ऑफ अमाउंट आ गया किसी बंदे से जिसको आप छोड़ के आगे कहीं जाना है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आने वाला, आने वाला। हम कहते हैं ना प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, कि भाई ये हमारा क्लाइंट बन सकता है फ्यूचर में। अच्छा, फिर ये कि रिसीव का मतलब हमने यहाँ बात की कि एम्प्लॉयर से मिले या एम्प्लॉयर के किसी बंदे से मिल जाए। यहाँ मतलब ये आप खुद रिसीव कर लें या आपकी फैमिली रिसीव कर ले। अब ये थोड़ी कह सकते हैं मेरे बेटे को आपने सैलरी दे दी तो मैं नहीं मानता। इस पूरी बात को मैंने यहाँ खुलासा कर दिया। इन अदर वर्ड्स, ऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसीट्स इन कनेक्शन विद करंट पास्ट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, बस इसका यही मतलब। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आप कोई सवाल करना चाहें कर लें, मैं जरा सांस ले लेता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक आपने बताया था कि इसमें जब जैसे गोल्डन हैंडशेक मिलता है तो वो एक मतलब बड़ी अमाउंट होती है, तो वो उसी पूरी अमाउंट को एक साल में टैक्स करवाएंगे या उसको उसकी पार्टीशन कर देंगे?
ये जो तो अभी मैं डिवाइड पढ़ू, कर देंगे ये इसको। जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूं ना, इसमें आपका जवाब हो जाएगा, ये चलो यहाँ हो ठीक हो जाएगा। गया। इससे ठीक हो गया, इससे थैंक यू। जी ठीक है। और किसी का कोई सवाल? एक एक और छोटी सी जी यू नो अस्सलाम वालेकुम। बोले बोले, सवाल क्या कह रहे हैं, बोले। अच्छा जावेद भाई, ये पूछ जुनेद भाई, ये पूछना था, जो पेंशन है क्या ये भी टैक्सेबल होती है? पेंशन भी आगे आ रही है, इसको भी होल्ड करें सवाल। हेलो। जी इस सवाल को ठीक हो होल्ड करें, पेंशन आगे आ रही अच्छा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने जो पढ़ा था ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड, बिल्कुल शुरू में, उसमें ए है, उसके बाद बी है, और उसके बाद सी है। तीन चीजें हैं। ए और बी के दरमियान और या एंड नहीं है, बी और सी के दरमियान और है। है। जी तो जी, इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट में ए बी ये दोनों शामिल हों या नहीं, फिर इसका तीसरी शामिल हो? देखें, सबसे पहली बात ये कि देखें, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूड्स आ रहा है, इंक्लूड्स का मतलब ये है, मुलाजमत को आप डिक्शनरी में सर्च करें, वहां जितने भी मायने हैं ना, वो सारे इस डेफिनेशन में शामिल है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि चाहे आप यहाँ फॉल कर जाएं, चाहे आप यहाँ फॉल कर जाएं, चाहे आप यहाँ फॉल कर जाएं, या डिक्शनरी मीनिंग में फॉल कर जाएं, तो एम्प्लॉयमेंट की जो ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग होगी, तो आप इसको एम्प्लॉयमेंट मान लीजिएगा। यानी एनी वन ऑफ थ्री। एग्जैक्टली, एनी वन ऑफ सर थ्री नहीं, सॉरी एनी वन ऑफ फोर, सर एनी वन ऑफ थ्री नहीं, फोर। सर हाँ जी, सॉरी बिल्कुल। टू इंटरप्ट, आपने बात की है कि डिक्शनरी की, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस में या एक्ट में या किसी चीज में, बिल में भी, जो अगर डेफिनेशन में फॉर एग्जांपल या एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स लिखा हुआ है, तो सर इन तीन पॉइंट्स के अलावा किसी किस्म की भी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की वो ऑर्डिनेंस में मेरे ख्याल में फॉल नहीं करेगी। देखें, आप क्या करें ना, आप ठहरो यार, आप लोगों को एक चीज करके दिखाता हूँ। चलें यार, आ जाए। आप लोगों को चैट जीपीटी नजर आ रहा है? जी जी। चलें, इससे पूछते हैं हम कुछ, ठीक है, थोड़ी सी अपनी लर्निंग करते हैं। ओके, अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, देते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड that when a legal definition starts with word include, what does it means? ठीक है। अच्छा, ये हमने इसको कहा, मैंने ग्रामरली सेव किया हुआ है, तो ग्रामरली आपको हेल्प कर देता है चीजों को सही करने में। अच्छा, शेयर योर आंसर इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब देखें ये क्या कहता है। देखें, कह रहा है कि इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट व्हेन अ डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड, it signifies that the list following the term is not exhaustive। यानी जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपको नीचे, इंक्लूड के नीचे तीन बातें प्रोवाइड की गई हैं, कह रहा है ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इट implies that the stated item are part of definition, कि ये तो आप मतलब ले लें कि जो बातें नीचे हमने लिखी हैं वो पार्ट ऑफ डेफिनेशन हैं, बट आर नॉट द ओनली आइटम्स कवर्ड। अगर लेजिस्लेटर कोई आइटम यहां नहीं भी लेकर आया, वो भी इसमें शामिल है। अदर आइटम नॉट एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली कहते हैं वाजिया तौर पर, मेंशन्ड may also fall under the defined term scope। अगर वहां पर नहीं लिखे गए वाजिया तौर पर, तो भी वो उसमें शामिल तस्वुर किए जाएंगे। इट्स अ वे ऑफ ब्रॉडन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन टर्म बियॉन्ड द स्पेसिफाइड एग्जाम्पल। इसका मकसद क्या है, आप ब्रॉडन कर देते हैं इंटरप्रिटेशन। तो आपको जब कोई चीज
समझ ना आ रही हो, आपको हेल्प लेनी हो, आप चैट जीपीटी पर आइए और उससे मदद लीजिए। और मॉड्यूल 3 में हम थोड़ा बहुत समझते भी हैं कि इसमें प्रॉम्प्ट कैसे देनी चाहिए, हल्का फुल्का देख लेते हैं चीज़ों को। तो तो क्लियर हुआ आपका, कौन कौन थे हमारे साथ इस बारे में? अब क्लैरिटी आ गई आपको? जी, कौन थे? जी जी सर, आगे आगे। आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, कौन है बताइए। जी जी, सवाल करें, सवाल करें। ये हाथ जो है ना बड़ा खतरनाक लगता है, हाथ एकदम आ जाता है सामने। जी असद बोले ना। जी मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो होती है जिसके आगे मीन्स का वर्ड आता है। अगर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लिखा होता तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये तीनों पॉइंट्स तक महदूद है। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% करेक्ट, एग्जैक्टली। जी, किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपसे ये पूछना है, ये जो विजिटिंग टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, विजिटिंग एज विजिटिंग, जी उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे होता है फॉर अ सेमेस्टर और टू। तो ये इनको जो पैकेज मिलता है दी आफ्टर सेमेस्टर, तो ये क्या सैलरी में आता है या किसी और कॉन्ट्रैक्ट, किसी और डेफिनेशन में ये देखें, चीज अगर आप होती है? इसको टेस्ट करेंगे ना डेफिनेशन पे, कंपनी उनको यूनिवर्सिटीज उनको कोई पोजीशन नहीं देती है अपने इदारे में। जाहिर है कंसल्टेंट का कुछ नाम तो होता है ना। अगर मैं आपकी कंपनी को कंसल्ट करता हूँ, आप बोलेंगे यार ये टैक्स कंसल्टेंट है, जाहिर है मेरा कुछ नाम तो होगा। इसी तरह वो फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी होती है। उनको जो पैसे मिलते हैं उन पे विदहोल्डिंग भी आप देखेंगे। मसलन कराची यूनिवर्सिटी, कराची में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे एक अजीज पढ़ाते हैं, तो उनको जो पैसे मिलते हैं वो 153(1)(b) के अंदर टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिलते हैं। तो वो उनकी सर्विस इनकम है, वो उनकी बिजनेस इनकम है। वो उसके अगेंस्ट में खर्चे क्लेम करें और अपना टैक्स वर्कआउट करें। और क्योंकि मिनिमम टैक्स है तो जो टैक्स कट गया उसको कंपेयर, जो हमने टैक्स रिजीम आपके साथ पढ़ी हुई है, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए थे। मिनिमम टैक्स में क्या होता है, अब जो सर होंगे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की उन्होंने सर्विसेज दी, उसमें उनका लेट सपोज 11% कट गया, 11,000। 1 लाख, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख तो बीटीएल है, हम कह देते हैं 10 लाख। 10 लाख में से लेट से उन्होंने 3 लाख के खर्चे माइनस किए, 7 लाख पे आप स्लैब लगाएंगे, जो टैक्स आ रहा है वो देखें, और जो काट लिया है गवर्नमेंट ने वो देखिए, 1,10,000, 10 लाख रुपए पर विच एवर इज हायर आपका टैक्स होगा। तो आपका सवाल ये है कि ये तो टैक्स ट्रीटमेंट हो गया। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि वो कंसल्टिंग इनकम होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगी, सैलरी में नहीं करेगी। सिमिलर सर, ये जो लॉयर्स हैं, ये जब अपनी फी लेते हैं क्लाइंट से, ये किस डेफिनेशन में आएंगे? देखिए, अगेन आपको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। अगर आपकी फर्म ने किसी लॉयर को एम्प्लॉई रखा हुआ है कि जी मेरा लीगल देखता है, मेरा एम्प्लॉई है, तो ठीक है, वो आप सैलरी में लेंगे। अगर वो उसका एग्रीमेंट ये है कि मैं रिटेनरशिप पे हूँ, मैं कंसल्ट करूंगा केस टू केस बेसिस पे, तो जाहिर है उसका जब बिल आएगा तो मैं सर्विसेज की पैसे काटूंगा। और भले वो रिटेनरशिप हर महीने पैसे ही क्यों ना जा रहे हो फिक्स। तो अगर वो एम्प्लॉय है मेरी ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में कोई उसकी पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा लीगल का डिपार्टमेंट है, वहाँ वो मैनेजर है या सुपरवाइजर है, फोकल पर्सन है, तो ठीक है, फिर एम्प्लॉय है। अदरवाइज वो बिजनेस इनकम में फॉल करेगा। और सर ये जो दूसरे लॉयर्स होते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास क्लाइंट्स आते हैं केसेस के लिए, और केसेस की वो फी लेते हैं उनसे, वो उनकी इनकम होगी, तो वो इनकम वो फ्रॉम वो, बिजनेस है ना, वो इनकम इनकम फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक ठीक। चलें। सर एक क्वेश्चन। जी बोले, जी बोले, श्योर श्योर, वेरी गुड जी। सैलरी का जो क्लॉज जी है, एम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो आपने आगे डिफाइन की है, हम्म। ये सर एग्जांपल दिया है कि एम्प्लॉयर का आप शेयर्स परचेज करते हो। अब मतलब 100 का शेयर था, आपने 50 में ले लिया, ठीक है। तो सर ये जब तक वो अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तब तक ये सैलरी में इंक्लूड होगा? मतलब अगर वो 20 साल बाद वो शेयर बेचता है तो वो भी इसी के अंडर आएगा मतलब? नहीं नहीं, एक ही दफा होगा ना। मिसलन आपको ऑप्शन दिया था कि भाई आप 100 शेयर खरीद सकते हो, एक 100 रुपए का शेयर है, आप 50 से खरीद लो, तो बस जब उसने खरीदारी की तो 50 रुपए पर शेयर बचाया, तो जब उसने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उस वक्त उस साल में उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, बस एक दफा ऐड हो जाएगा। और जब वो बेचेगा, लेट से अब जी जी। उसने सारे शेयर बेच दिए 2 लाख रुपए के
6 साल के बाद, तो उस 2 लाख रुपए में से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन ऑफ शेयर। कॉस्ट क्या होगी? जो आपने तो सर ये 50 रुपए। कैपिटल, जी जी जी, सर ये कैपिटल गेन में आएगा जब अगर 20 साल बाद वो बेचेगा? हाँ, 1 साल बाद बेचे या 20 साल बाद बेचे या जब भी बेचे, फिर तो वो कैपिटल गेन का सब्जेक्ट बनेगा ना। वहां आप क्या जी करते हैं, जी। कैपिटल गेन ऐसे वर्कआउट करते हैं कि आपने जितने रुपए का बेचा उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट क्या थी? जो पैसे आपने 100 × 50, जो 50,000 रुपये आपने खर्च किए थे खरीदने में, मतलब 50,000 बने या जो 5,000 जो भी अमाउंट बना, वो आप माइनस कर देंगे, वो उसकी कॉस्ट होगी। जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट्स पे। जब हम देख लेंगे कैपिटल गेन में इसको, अभी तो हम पहला हेड पढ़ जी रहे हैं। जी। ठीक है। थैंक। जी जी, बोलें जमील अहमद साहब, सवाल कीजिए। जी बोलें, सवाल करें। अच्छा सर, ये मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो डायरेक्टर्स हैं, आवाज आ रही है आपको सर? जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज हेलो। आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो डायरेक्टर्स हैं, समटाइम ऐसा भी होता है वो सीएफओ भी होते हैं। तो ये सैलरी जो अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे, तो इनको थोड़ा बायोफिगर करेंगे। और एक सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो सिंगल नहीं, मैं मेंबर पहला कंपनी सवाल में आपका उसमें नहीं एक ही मैं आपका पहला डायरेक्टर्स सवाल होते नहीं हैं। समझा, आप क्या कह तो रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी डायरेक्टर्स वो समटाइम सीएफओ भी होते हैं कंपनी में, जी सीईओ भी होते हैं। जी हेलो। तो जी जी वो सभी जो है वो फैसिलिटी अवेल करते हैं उसमें। जी। तो काइंडली इसको थोड़ा बायोफिगर करेंगे कि किस तरह इसका सेटअप हो सकता है इसमें direct जो इनकम में से प्रॉफिट और सैलरी में किस तरह हम इसको बायोफिगर करेंगे इसको, एक चीज। ठीक है। हेलो। जी जी, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है भाई। और क्वेश्चन ये है कि जो सिंगल मेंबर कंपनी है, डायरेक्टर्स हैं, और अगर वो भी, क्या वो एज ए एम्प्लॉय उसमें सैलरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें अवेल कर सकते हैं? ठीक है, आपके दोनों सवाल का जवाब ये है। देखें, आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, हमने डेफिनेशन में सबसे ऊपर मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टरशिप है या मैनेजमेंट में हैं या आप मिड लेवल मैनेजमेंट में हैं, आप कोई भी हैं, आपको सैलरी मिलेगी, उस पर टैक्स कटेगा। अब अगर आप शेयर होल्डर हैं, आप डायरेक्ट नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर होल्डर होते हैं वही डायरेक्टर्स होते हैं, तो अगर आप शेयर होल्डर भी हैं तो तो सैलरी के अलावा अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो वो डिविडेंड की सूरत में निकलेगा। तो सैलरी पे आप 149 का टैक्स देंगे, डिविडेंड पे डिविडेंड वाला टैक्स लग जाएगा 15%। नंबर वन। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि सिंगल मेंबर कंपनी में आप डायरेक्टर होते हैं, आप एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के। सिंगल मेंबर कंपनी इटसेल्फ एक अलग शख्स है, एक अलग इंसान है, उसकी अलग लीगल हैसियत है। तो आप वहां से सैलरी निकाल सकते हैं, और डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो डिविडेंड निकाल लें। तो कोई फर्क नहीं है, एसएमसी हो या पीवीटी हो, एक ही तरीका कार है। अच्छा, सवाल अभी और नहीं, बस सवाल बहुत हो रहे हैं, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ग्रुप में ले आए सवाल, ग्रुप में करें। थोड़ा सा मैं 2 4 निपटा लेता हूँ सेक्शन, फिर ले लेता हूँ सवाल। अच्छा, अब ये है कि टर्मिनेशन पे क्या होगा, आपको गोल्डन हैंडशेक मिल जाएगी और रिडंडेंसी मिल जाएगी, और अ, बड़े अमाउंट्स आपको मिल जाते हैं। एन एम्प्लॉय हु रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर्ड इन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2। अब देखें ये क्या था, ये वाला, ये हमने बात की थी ना, टर्मिनेशन पे आपको ये चीजें मिल जाती हैं। तो जाहिर है किसी ने अभी सवाल किया था, जुनेद भाई अगर ये मिल जाएंगी तो बहुत बड़ा टैक्स हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर ये है, आपको ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय को ऑप्शन ये दिया गया है, आप खाली एम्प्लॉय कमिश्नर को इंटीमेट कर दें, अपनी रिटर्न के साथ इंटीमेट कर दीजिएगा। क्या इंटीमेट कर दीजिएगा कि मैंने ऑप्ट किया है कि मेरी इस अमाउंट को लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर टैक्स किया जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, लेट से पहले साल में आपकी 100 रुपये टैक्स था, हम 24 में खड़े हैं, आज आपको कोई ग्रेजुएटी मिल रही है, लेट से ग्रेजुएटी मिल रही है, ठीक है, और वो
लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पे टैक्स होगी। आपने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है और आपके एम्प्लॉयर ने भी ऐसे ही टैक्स काट लिया। तो अब आप क्या करेंगे, ये वर्कआउट कैसे होता है? ऐसे होता है, आप लास्ट 3 इयर्स की अपनी रिटर्न लेंगे, उसमें नॉर्मल टैक्स लेंगे और नॉर्मल इनकम लेंगे। याद रखिएगा, गलती हम कर लेते हैं, रिटर्न में से हम टैक्स चार्जेबल ले लेते हैं, क्योंकि एफटीआर, बैंक प्रॉफिट्स वगैरह की भी इनकम आ रही होती है एम्प्लॉयज की, उसको भी हम ले लेते हैं। ये गलती नहीं करनी। आपने लेना है जो टैक्स था पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का। इसका मतलब है 21, 22, 23 का जो नॉर्मल टैक्स था, नॉर्मल इनकम कोई भी हो, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, डायरेक्ट क्लब होके आ रही हो, जो भी है, उससे आप रिटर्न ले लें। रिटर्न लेने के बाद नॉर्मल नॉर्मल टैक्स जो 3 सालों में पे हुआ उसको ऊपर लिख के जमा कर लें, उसको डिवाइड कर दें 3 साल की नॉर्मल इनकम से। अब उसका जो रेट आ जाएगा, बेसिकली ये वो रेट आ जाएगा एवरेज रेट जो हर साल में उसने दिया है। अगर 10% पे उसने अपना टैक्स कराया है, तो आप 10% रेट वर्कआउट हो जाएगा। अब आप लोगों में से कोई ये सवाल कर सकता है, सर एक आदमी था बेचारा, वो छोटी पोजीशन पे था, और उसको तो पिछले 3 साल में कोई उसने टैक्स ही नहीं दिया था, क्योंकि तो उसकी सैलरी टैक्सेबल ही नहीं हुई थी। ग्रेजुएटी दे दी कंपनी ने उसको 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो सर अब क्या करें? तो अब उसका जीरो काटे, उसका कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे हिस्ट्री नहीं है। और वो ऑप्शन ऑप्ट कर ले और रिटर्न के साथ अटैच कर दे कि भाई मैंने ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 का ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो ठीक है, उसका जीरो कटेगा। अब अगर आप सवाल करेंगे पिछले 3 में से 2 साल था, 1 साल नहीं था, तो ठीक है, 1 साल को जीरो रखें, 2 साल का वर्कआउट कर लें। ठीक है, तो 3 साल के जो फिगर्स हैं ऊपर रखें नॉर्मल टैक्स के, और नीचे रखें नॉर्मल इनकम को, रेट वर्कआउट कर लें। तो सब सेक्शन 6 में यही कुछ लिखा हुआ है। सब सेक्शन 7 पे आ जाएं। वेयर एनी से अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, ये क्या लिखा है देखें। अच्छा, इसकी स्टोरी मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखी है, आई थिंक। ठीक है, यहाँ इससे फायदा हो जाता है, जल्दी से हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इट इज एन ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये भी ऑप्शन है। इसमें स्टोरी क्या है? इफ सैलरी एरियर रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर, ये मैंने आपसे बताया था, लेट से कोविड आ गया, आपको 6 महीने की सैलरी मिली और अगले साल में पूरे साल की मिल गई और 6 महीने की मिल गई, तो अब तो ये होगा कि 18 महीने हो गए, 18 महीने पे स्लैब हायर लग जाएगा। तो यहां पर आपको ये कहा है आप ऑप्शन ऑप्ट कर लें, नोटिस इन राइटिंग कमिश्नर को दे दें, मतलब ये कि उसको इन्फॉर्म कर दें रिटर्न के साथ। और आप क्या करेंगे? इफ सैलरी एरियर रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर रिजल्ट्स इन हायर टैक्सेशन, जाहिर है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करें? इन दिस केस एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन दैट सैलरी टू बी टैक्स इन ऑन एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा था ना, रिसीट बेसिस पे होगी, होना तो ऐसे ही चाहिए था। लेकिन अगर एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है तो वो क्या करे? अगर उसने पिछले साल की 6 महीने वाली रिटर्न जमा की है, वो क्या करे? उसको रिवाइज कर ले, जो 6 महीने यहाँ मिल गए हैं उसको भी उसी साल में ले जाए, एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करा ले। यानी 12 महीने एक साल में कराए, 12 महीने एक साल में कराए। तो इससे क्या होगा? उसका स्लैब रेट वही रहेगा जो उसका है, उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक एम्प्लॉय के फेवर की बात की गई है, और यही किसी का सवाल भी था। अच्छा, एन इलेक्शन अंडर, ये जो इलेक्शन, इलेक्शन का मतलब ये जो आप इलेक्ट कर रहे हैं ना कि हमारा एवरेज 3 इयर्स के रेट पे टैक्स कटे, या ये जो आपने बात की कि एरियर पैसे आ गए हैं तो वो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो, तो इसमें आपने क्या करना है? कमिश्नर को आपने बता देना है। कल इंटीमेशन के बारे में बात की गई है, और ये रिटर्न के टाइम पे आपने अच्छा, बस यहाँ तक ऐसा करते हैं, 12 ही रखते हैं। हमने अज़म तो बहुत बड़ा किया था कि 19 पेज निपटा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आज 6 पेज हुए हैं। एक्चुअली सैलरी का टॉपिक है भी बड़ा, बहुत सवाल भी होते हैं इसमें, और आगे भी बहुत सवाल होंगे आपके। तो हमारे पास 4 मिनट हैं, अब आप लोग सवाल कीजिए। हम ये 13 से हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। जी, किसी का क्या सवाल है? कुछ सवाल कर रहा था तो मैंने रोक दिया था। जी बोलिए, सवाल कर लें। जी बोलें जमील साहब। जी बोलिए, आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। आबिद भाई आप बोले। सर मेरा एक सवाल है। जी गाजी बोले। सर सेक्शन 233 कमीशन, अगर एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी फिक्स है, लेकिन वो एक बिजनेस डेवलपमेंट है, वो बिजनेस लेके आ रहा है, एम्प्लॉयर उसको बोलता है कि जितना जिस मंथ में आप जितना बिजनेस लेके आओगे उसका आपको परसेंटेज मिलेगा। तो सर ये जो कमीशन की अमाउंट है ये हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे? हाँ ना, ये अभी तो मैंने बात की है आपको ऊपर, ये देखिए नहीं अच्छा पता, तो यहाँ लिख के दिया है मैंने ठीक आपको है सर, नोट्स में। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हर मंथ का जो टैक्स अमाउंट है वो डिफरेंट होगा।
तो वो कोई इशू तो नहीं होता कि ये सैलरीड इंडिविजुअल है लेकिन नहीं हर नहीं मंथ इसका टैक्स हो रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जाहिर है कमीशन की नेचर ही ऐसी है, ये मैंने देखे लिखा है यहाँ पे आपके लिए। है? बस ये क्लैरिटी चाहिए थी सर। ठीक है, और बोलिए, सवाल करें। जी आबिद अली बोले। जी मुझे ये पूछना है कि आपने जो भी बताया, जो लमसम अमाउंट मिल जाती है उसको पिछले 3 साल की एवरेज पे निकालना है। तो आपने मिसाल दी कि किसी साल अगर 2 साल की हिस्ट्री है तो तीसरा जीरो हो जाएगा। जी तो एवरेज 3 साल की ही निकलेगी या फिर 2 साल की निकल भी जाएगी? देखिए, जाहिर है आप तीसरे साल को ऊपर भी जीरो रखें, नीचे भी जीरो रखेंगे। ऊपर भी, जाहिर है कोई सवाल है इसमें, आगे कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। मैंने तो बहुत क्लियर आपको बता दिया कि पिछले 3 साल में जो स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं, आप वो ले लें, भले जीरो है वो ले लें, जीरो ले लें, जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई। ठीक अगर है। नहीं है तो कुछ भी नहीं काटना। जी 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 बोले आबिद भाई, आपका हाथ खड़ा हुआ है, बताइए। अच्छा जनाब। जी, किसी के सवाल? सर मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी मिनहास बोले। सर मुझे ये बताएं कि एक तो ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई टीचिंग कर रहा होता है तो एक तो हम्म। वो फुल टाइम होता है तो उसको सैलरी दी जाती है। जी ठीक है, और फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो शाम में विजिटिंग फैकल्टी या कुछ इस तरह से किसी दूसरी जगह विजिटिंग फैकल्टी करता है। तो वो वो दो जगह पे टैक्स देगा, मतलब वो सैलरी भी क्रिएट करेगा और वो सर्विसेज का वो जो 153 1B भी टैक्स कटता है, वो जी दोनों बिल्कुल। टैक्स पे करेगा। जी बिल्कुल ऐसा होगा, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्लब होगी, और फिर रेट्स लगेंगे, जो टैक्स कट गया वो माइनस हो जाएगा, बैलेंस टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। इसके ऊपर जो है मेरा एक क्वेश्चन बना हुआ है यूट्यूब में, मेरा क्वेश्चन बना हुआ भी है इसके ऊपर एक, आई थिंक। तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी क्लैरिटी आ जाएगी कैसे वर्किंग होती है। आप लोगों अच्छा की कोई सर भी ठीक है वो सर। क्वेश्चन हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज ग्रुप में जरूर डाला करें, उस ग्रुप को एक्टिवेट करें। बिल्कुल खामोश रहता है, बहुत सारे सवाल रह जाते होंगे, आप जरूर किया करें सवाल प्लीज। अपने प्रैक्टिकल ठीक इश्यूज है। भी आप ग्रुप पे डाला करें। सर ठीक एक है। छोटा सा सवाल था मेरा। जी बोले। सर रेजिडेंट वाली स्लाइड्स को मैं गो थ्रू कर रहा था, तो उसमें सेक्शन 84 में है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है